बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, आइनी मामलात को भी आज डिस्कस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के केस के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे, जिसको कलअदम करार दिया गया है, इलीगल करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे और उनके साथ 2 जज साहिबान भी थे, जिनमें एक जो है वो जस्टिस मज़हर और दूसरे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब थे। इस सारे मामले में जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, इमरान खान साहब को तलब भी किया गया और कहा गया कि उनको यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। इमरान खान साहब को इवेंचुअली यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया गया और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उसको फौरी तौर पे कलअदम करार देने के साथ साथ उनको रिहाई का भी हुक्म दिया गया और कहा गया कि आप पुलिस के गेस्ट हाउस में रहेंगे, 10 लोग आपको मिल भी सकेंगे और साथ ही साथ पुलिस लाइन में कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। कल हाई कोर्ट के अंदर जो है अपीयर होना होगा इमरान खान साहब को। ये सारा मामला है क्या, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, और आज जो कुछ हुआ इसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत मौजूदा हुकूमत का एक रिस्पॉन्स, रिएक्शन भी आ रहा है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और इसी असना में जो कुछ लाहौर में और बाकी शहरों में होता रहा, जो सेंसिटिव इमारात थी, शख्सियात की इमारात थी, वहाँ पर जो कुछ होता रहा, उनके घर थे जहाँ कुछ होता रहा, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, माहिर कानून हैं। ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आज की सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइंद है और आज ना तो किसी को कोई बेंच पर एतराज़ हो सकता है और ना ही कोई इससे इनकार कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने हल्फ की पासदारी की है, जो उन्होंने उठा रखा है कि वो आवाम के बुनियादी हकूक का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे बल्कि आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कि एक तरफ तो उन्होंने सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दिया और साथ ही उन्होंने लिखा रजिस्ट्रार को कि आप फौजदारी मुकदमा इनके खिलाफ कायम करें जिन लोगों ने वो बायोमेट्रिक जो कमरा है अदालत आलिया का मुख्तस शुदा, जिसमें एक जो तकमीली प्रोसेस है जुडिशियल इसके लाजिम है, उसकी तकमील में एक शख्स मौजूद है। वहाँ घुसकर उन्होंने न सिर्फ जो है दरवाजे को उन्होंने तोड़ा बल्कि उन्होंने जो है वहाँ गुलगपाड़ा किया और वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। उसका पर्चा भी दर्ज कराएं और साथ ही मुझे हैरत हुई कि अगलबन मैं कहूँगा कि सही लीगल उनको जो है मशावरत एडवाइस नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो है कहा कि गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है मोहतरम इमरान खान साहब। तो ये एक मुतज़ाद था और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक जो है कलअदम करार दिया और सही और दुरुस्त करार दिया। मैंने तो इससे पहले ही कह दिया था, क्योंकि मेरे ही एक केस में जो है अदालत उज़्मा के जो पार्किंग एरिया था उसमें से एक शख्स को नैब ने इसी तरह उठाया था। जी, उसका जिक्र भी हुआ आज। जी, आज उसका जिक्र भी हुआ। जी, मेरा ही केस था वो, और मैंने वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे और उन्होंने न सिर्फ आधे घंटे के अंदर उसे मुखलसी दी 1 लाख के मचलके पर, बल्कि सारी नैब के उनको जो है तौहीन अदालत में दिया। नैब ने बाकायदा माफी मांगी और उनको तंबीह करके छोड़ा गया, जिन्होंने अंडरटेकिंग दी कि आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब देखें, इदारा तो वही है और इससे पहले आप देखें तो आफ्ताब सुल्तान जो है इन्हीं का मुकर्रर किया हुआ चेयरमैन नैब, उसने कहा कि मुझे मखसूस लोगों, कुछ लोगों को ये गिरफ्तारी का कहते थे जो मेरी नजर में नहीं बनती थी, मैंने जो है अपनी ज़मीर के जो है खिलाफ ये करने से इनकार करते हुए मैंने मुस्ताफी होता हूँ। तो उन्होंने इस्तीफा दिया रिसेंट पास्ट में ही। तो शायद ये उसी का शाखखाना है अब नया चेयरमैन, जब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी
अपनी ही मर्जी का बना लेंगे तो, और अपनी जाहिर है कि फिर मनपसंदी बंदे को लेके आएंगे और ये खुद कहते रहे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये जुल्म है, फलां है, वगैरह वगैरह। अच्छा ये फरमाइए खुशा साहब, सर ये फरमाइएगा, अब देखें खासी कॉम्प्लिकेशन है, आम लोगों के लिए समझने के लिए ज़रा आसानी से फरमाइए कि कल अब खान साहब ने पेश होना है हाई कोर्ट में। अब केस नैब की अदालत में है, हाई कोर्ट में कल पेशी का कहा गया है। ये फरमाइएगा ये जो पेशी है और नैब का केस है, इसकी कोरिलेशनिंग क्या है और कल क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है? जाहिर है कि बायोमेट्रिक की तकमील के बाद वो जो है वही प्रोसेस वापस आ गया कि उनकी जो है अब अबूरी जमानत जो है के लिए या तो अदालत एंटरटेन करती है या अब नैब का एक नया कानून, चूंकि उसमें जो है अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को अदालत का अख्तियार मिल गया है जमानत लेने का। तो एक सूरत तो ये है कि खुद अदालत आलिया उस पर कोई जो है अमर माने नहीं है कि अदालत आलिया ऐसा केस में जहां वो समझे कि मातहत अदालत बावजूद वो जो है ये प्रेशर और एक जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, जिस तरह से चेयरमैन नैब बनाया गया, जिस तरह से उनके जो है ये फर्जी नोटिसेस बनाए गए, जिस तरह से कहा गया कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है और ये गिरफ्तारी के जो है वारंट चेयरमैन नैब के दस्तखत शुदा हैं और बावजूद कॉल अप नोटिसेस के मोहतरम इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए और तकमील तफ्तीश में रुकावट का बायस थे। तो ये सारी चीजें जो है इतनी बदनीयती से मुतरश्शे वाज़े तौर पर होती हैं कि वो अदालत आलिया को खुद ही मुनासिब यही है कि उनको खुद सुनना चाहिए और प्री अरेस्ट बेल जो भी वो फैसला करे मेरिट पर इसका फैसला खुद कर सकती है। दूसरी सूरत ये है कि वो इंटरम बेल लेकर या प्रोटेक्टिव बेल लेकर वो कह सकते हैं कि जी चूंकि आप नीचे वाली एक मातहत अदालत, मातहत तो खैर नहीं अदालत आप कहेंगे कि आईन कानून में एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को आप चूंकि जमानत लेने का अख्तियार जो है कानून में मुयस्सर है, तो पहले मुनासिब यही है कि आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाके नालिश कीजिएगा, हम आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ी बेल जो है जमानत वो उस पर देते हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वो फैसला नहीं करती अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। ये दोनों चीजें हो सकती हैं जो अदालत आलिया अब करेगी। लेकिन देखें इसका कितना बड़ा खमियाजा हुआ है, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि ये जो है गैर कानूनी और गैर आईनी था। तो इसका जो एक पॉइजनस ट्री के जो उसका इफेक्ट है, उसका असरात हैं, जो उस जहरीले दरख्त के पौधे के जो असरात हैं, जो एक कयामत खेज हमारा फौज को अवाम के साथ मुतसादिम करके एक टकरार की कैफियत की गई, एक इमलाक की जो है नुकसानात हुए, लोगों को अजियत की कैफियत में ज्यादा हिजानी कैफियत में किया गया, एक रिएक्शन आया वो सारा इस खौफनाक गैर आईनी गिरफ्तारी के नतीजे में, तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। और दूसरी बात यह है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन ऑर्डर्स हुए हैं, जो इतने हजारों लोगों को जो है पाबा सलासिल किया गया, उनको फौरी मुखलसी होनी चाहिए, तभी आप जो है इस चीज का इजारा। अच्छा सर ये फरमाइए, सुने आप माशाल्लाह बहुत सारे मनसब पर रह चुके हैं, आपसे बात करते हैं तो मुझे ज़रा दो फ़ायदे मिल जाते हैं, एक तो लीगल ओपिनियन मिल जाता है, साथ बहुत सारे पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस हो जाती है। ये फरमाएं, आप गवर्नर भी रह चुके हैं, जब कभी भी आपके शहर में, आपके सूबे में अनरेस्ट होता है, लॉलेसनेस होती है, वो कोई भी जमात हो, वो कोई फैक्शन हो, मतलब जिस तरह आप ये लोग जा रहे थे अहम तनसीबात की तरफ, अहम मकामात की तरफ, कैंटोनमेंट के अंदर, कोर कमांडर हाउस की तरफ, रेजिस्टेंस क्यों वो नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी? वाई? आई मीन क्योंकि मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कि फौरी तौर पे अलार्म्स जो है वो बजते हैं, बेल्स बजती हैं और फौरी तौर पे पुलिस जो है वो एक्शन के अंदर आती है। नथिंग ऑन द ग्राउंड जो हमने मनाजिर देखे। ना कीजिएगा, द मेथड इन मैडनेस इज वेरी क्लियर, इसमें बड़ा वाज़ेह है। देखिए मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, गवर्नर हाउस में चिड़िया पर नहीं मार सकती है, वहाँ खुले दरवाजे मिले उन्हें, कोर कमांडर के उस सारी सड़क से कोई गुजर नहीं सकता है, वहाँ उनको जो है फ्री एक्सेस मिली है। तो ये या तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी, जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर था और भुट्टो साहब आ रहे थे और हमने जो है वो की, तो कालाबाग ने जो है उस वक्त उनका भी तरीका था कि हमारे अंदर से ही, हमारे अंदर से स्टूडेंट से, मैं लीड करता था, हमारा पत्थर का उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, हमारे अंदर से
हैरत होती थी कि पत्थर हो रहे हैं, पुलिस को मारे जा रहे हैं, पुलिस की जो है भगदड़ होती थी, एक रिएक्शन होता था, क्लोजर हो जाता था, हॉस्पिटल बंद कर दिए जाते थे, डीपीआर के केसेस हो जाते थे और उसका रिएक्शन ये होता था। तो अभी ये रिएक्शन कॉल अपॉन किया गया है। अच्छा। आप अगर देखें उसको सियाक और सबाक में देखें तो ये देयर इज अ मेथड इन मैटर। इसका मौका दिया गया है, मौका दिया गया है। चाहते हैं, नहीं जाना चाहते जमहूर में, ये इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, ये सारी डाइवर्शन और सबवर्शन जो है करना इसीलिए चाहते हैं कि 14 मई को ये अवॉइड करके आराम से कह दें कि जी अब तो इस कदर हालात गंभीर हो गए हैं जनाब वाला। और राना सनाउल्लाह साहब बढ़ते मारते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने अगर ये किया तो इसका हाल भी सज्जाद अली शाह वाला करेंगे। और आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद बरमला कहा कि मुझे भी धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे घर को जला दिया जाएगा। तो ऐसी बातें आप समझ नहीं रहे। ये राना सनाउल्लाह जैसे वजीर जो दाखिला है, जिनको मैं तो कहता हूँ आप भी मुर्द इल्जाम है कि आप उसकी तकरीर सुनाते क्यों हैं, जो इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है कि ओए तू निकल कर देख कर देख तेरा वो हजर कर। आई मीन ये एक वफाकी वजीर की जबान, जो एक साबका वजीर आजम के बारे में भले 100 इख्तलाफात हो हमारे, लेकिन क्या आप क्यों इसको दिखाते हैं टीवी पे? मैं तो हैरान होता हूँ। सारे टीवी उसकी लाइव ये नशरियात का तकरीर। सर आप सारा कुछ समझते हैं, फिर आप कह रहे हैं आप हैरान होते हैं, आपको नहीं पता कि हम क्यों दिखाते हैं? नहीं यार, कुछ भी हो, मैं खुद भी रहा हूँ। ऐसा लोग नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, ये नासूर है मुआशरे पर और इखलाकियात की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मॉडल टाउन के आपने कत्लो गारतगरी में आप बच गए तो आप सारी पाकिस्तान को जो है इस तरह कत्लो गारतगर बनाकर एक जो है आग लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल अवामी सवाल है। मैं जानता हूं कि ये बड़ा एक वेग सा क्वेश्चन है, बट जो वोटर है, सपोर्टर है, आम शख्स है, पाकिस्तानी है, वो जानना चाहता है कि ये अब जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब अब जेल में ही जाएंगे, हिरासत में रहेंगे या वो वापस आएंगे? वो पूछते हैं घर या बनी गाला जमान पार के कब आएंगे? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है सर? नहीं, इमरान को तो ये जितना उस पर जबर तशद्दुद करेंगे उतना ज्यादा इमरान की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और ये जमहूर जो है ये जमहूर को पेश नहीं कर सकते। ये जरा आवाम में जाके तो दिखाएं, गाड़ियों के बगैर, स्कॉट के बगैर, इनका जो आचर गधे पर बिठाकर जो इनका करेंगे ना आवाम, आपकी सोच है ऑनेस्टली, ये एक इश्तिहार जो इश्तिहाल है आवाम के अंदर, जो गुस्सा है वो पूरी तरह इन पर निकालेंगे। इसीलिए तो ये जमहूर में जा नहीं सकते, इलेक्शन ये फेस नहीं कर सकते हैं। और ये 2/3 पाकिस्तान को इन्होंने जमहूरी आईनी तौर पर गैर फ़ाल कर दिया है। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2/3 पाकिस्तान बनता है। ना उनको अवाम को हक के वोट देने को तैयार है, ना उनको जो है असेंबलियां में बनाने को तैयार है, ना उनको हक के हुक्मरानी देने को तैयार है। अरे भाई, ये तो ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं किया था अपने दौर में, किसी मार्शल लॉ डिक्टेटर ने भी ये काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं माशाअल्लाह पीडीएम की हुकूमत। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। जिस तरह पाकिस्तान गुर्बत की दहलीज में 40 लाख लोग एक साल में चले गए, 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं, यानी ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है आपका। और हम नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है माशाअल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। अल्लाह जानता है कैसे ठीक होगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कर्नल साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक जो सवाल है, गर्दिश कर रहा है, एक नैरेटिव है, एक बयानिया है, वो ये है कर्नल साहब कि ये जो कुछ भी हुआ कल, ये जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, वो कंडेमेबल है, किसी ने भी किसी भी सूरत उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि लोग जब एक मॉब की सूरत में कोर कमांडर हाउस पे या मुख्तलिफ शहरों पे अहम तनसीबात की जानिब जब बढ़ रहे हैं, यलगार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इसको जो भी नाम दे लीजिए, वो गलत कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों नहीं थी इन 2 layers? वन इज़ बाय द पुलिस लोकल एंड बाय द मिलिट्री, जिसको कस्टोडियन बनाया गया उस जगह की को सेफ गार्ड करने का, इवन कंटोनमेंट में भी दाखिले के हवाले से। थोड़ी सी अपना विजन, कोई एनालिसिस काइंडली सर शेयर कीजिएगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? जी देखें, अभी जैसे आप पूछ रहे थे, खोसा साहब ने बहुत एलिबरेटली प्रोसीजरल और लीगल चीज़ें तो बता दी, लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए अगर आप देखें इसकी वीडियोस भी देखें तो हुआ ये कि मॉब जो है उसको जब कॉल्स दी गई
जो भी अब उसकी डिटेल भी आपको पता है कि कहाँ से कॉल्स आई, कितनी कॉल्स आई, और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक नेटवर्क पूरे का पूरा एक जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी आई कि जी वहाँ चलो, और एक डेस्टिनेशन बता दी गई। ठीक। तो जब वो डेस्टिनेशन बता दी गई तो लोग इकट्ठे हो गए और सारा कुछ वहाँ पे होना शुरू हो गया। और जो इनिशियल मॉब था, और जाहिर है जब मॉब इकट्ठा हो जाता है तो फिर कोई ना कोई भी जो एक छोटा सा वाकया भी है उसको ट्रिगर कर देता है। एक ट्रिगर हुआ और पुलिस ने उसको हैंडल करने की कोशिश की, और वहां से और मजीद ट्रिगर हो गया, और फिर वो जो लोग थे वो दीवारों पे चढ़ गए और उनको वार्न किया गया, उनको बताया गया कि पीछे हट जाएं, और जब वो नहीं हट रहे थे। अब देखें, इसमें एक बात समझने की है कि जो पुलिस का बेसिक वेपन है वो लाठी होता है, बिकॉज पुलिस इज बेसिकली एंटी राइट फोर्स, इट इज अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी ड्यूटी है लोगों की सिक्योरिटी फराहम करना और उनको इंसाफ का जो प्रोसेस है। लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर लें फिर आप कंटिन्यू करें। देखें, लोग बहुत सारे, जिस तरह खोसा साहब मिसाल के तौर पे ये भी फरमा रहे थे कि वो रेजिस्टेंस थी ही नहीं। यूं लग रहा था, जिस तरह वो कह रहे थे परिंदा पर नहीं मार सकता था, यूं लग रहा था कि जिस तरह इट वाज लेट ओपन कि सारे आ जाएं, मतलब वेलकम एक किस्म का लग रहा था। एक्चुअली ये नैरेटिव और ये इंप्रेशन बिल्ड किया जा रहा है। देखिए, कोर कमांडर का जो घर है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इट इज राइट, वो एक मेन चौक के ऊपर है जिसमें जो मॉल ऑफ लाहौर है उसके बिल्कुल सामने, इट्स राइट ऑन द जो एक स्क्वायर है उसके ऊपर है, वो कभी भी बंद नहीं होता। वो उसकी तरफ जो गेट है वो सड़क से एग्जैक्ट 25 फुट के फासले पे है। जब वहां पे लोग आ जाएं तो डेफिनेटली तब वो जगह जो है वो एक थ्रेटन्ड होती है। तो वो तो पूरी एक मेन रोड है, जो उसकी साइड वाली रोड भी चलती है, सामने वाली रोड भी, डबल रोड पे हर वक्त गाड़ियां, और वो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। चिड़िया उससे 25 फुट तक जरूर पर मार सकती है। और देखें, जब अंदर हुआ, मैं वही बात कर रहा था, देखिए जो पुलिस का वेपन है वो एक लाठी होती है, जो आर्मी का वेपन है वो वेपन फॉर फर्स्ट रिएक्शन वो राइफल है। अब जब वो दीवारों पे चढ़ गए और दीवारों पे जाके अंदर ईंटें फेंक रहे हैं और सारा कुछ वो कर रहे हैं, उनको मना किया गया, तो फौज के पास फिर वो जो सोल्जर है उसके पास तो एक ही वेपन है, उसने फायर करना था। जब वो फायर करता और सोल्जर्स फायर करते तो फिर ये होता कि कैजुअलिटीज होती। आप सर मेरे साथ, मैं यहीं से आपका ओपिनियन कैरी करता हूँ, मेरे साथ ही रहेगा शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया है, इलीगल करार दिया गया है और पुलिस गेस्ट हाउस में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सर आप? ये आइन और कानून की और अदलिया की फतह है। इस तरह तो अखबार बराए तवान वाले भी उठा के नहीं लेके जाते जिस तरह इमरान खान को ये हाई कोर्ट के आते से लेके गए हैं। और खुर्शीद कसूरी के वालिद महमूद कसूरी के दफ्तर में मैं पहुंच चुका था अयूब खान के दौरान, जब पुलिस आई पकड़ा तो चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक थे, उसने कहा तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि एक वकील के चैम्बर में बंदा पहुंच गया और तुमने इसको पकड़ा है। सो ये नाहल है, नालायक है, नकम्मे है, अपने पाँव पे कुठाड़ी मारी है। नैब तो इन्होंने खत्म कर दी। इमरान खान को नैब में पकड़ना वैसे ही था जैसे कि मैं अब इसकी क्या मिसाल आपको दूं। नैब के तो लंगड़ा लूला मुर्दा घोड़ा हो गया नैब, उसमें किसी को तो गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। अपनी एक दिन अपनी और बेटे की राई कराई और अगले दिन उसी दिन इमरान खान को पकड़ा। कुछ भी नहीं होना इस नैब के केस में। और आपके बाकी साथी सर जो पकड़ लिए 45 के तहत इन्होंने फौज को बता दिया कि हमारे पास फौज है, सारे सूबों में भेजने के लिए है, तो फौज गश्त ही करती है ना। फौज हमारी फौज है, ये कोई अवाम पे गोली तो नहीं चलाती। तो मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, बेहतरी होगी, इलेक्शन कराने होंगे। कल इन्होंने सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई है, इनको पता लग जाएगा कि राय क्या लोगों की। राय बदली है, हालात देखे। चीन ने इनको समझाया कि बंदे के पुत्र बनो। इन्होंने चीन के वजीर खारजा की किट लगा दी है बेवकूफों ने कि ये कौन होता है, हमारी रेड लाइन है दहशतगर्दी। और दहशतगर्दी से तो वो भी निपट रहे हैं अपने इलाकों में, लेकिन वो कह रहे हैं अपने मुल्क में सुकून रखो, आप डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, आप माशाल्लाह खुली बात करते होते हैं, आप वज़ीर दाखिला रहे हैं। ये एक चीज़ जो बड़ी डिबेट अंडर डिस्कशन है कि जब लोग पीटीआई के मुश्तइल हुए और वो कोर कमांडर हाउस और बाकी अहम तनसीबात की जानिब बढ़ना शुरू हुए या जो रिएक्शन आया वो रेजिस्टेंस नहीं आया। क्या वजारत दाखिला या जो भी कानून को रन करते हैं, हुएवर इज़ कॉलिंग द शॉट्स, ये किस तरह मुमकिन है कि लोगों को इन जगहों तक एक्सेस जो है वो वेरी ईजीली मिल जाए? वाई मतलब निशान बना है इस पे। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं कि ये अब इसको मैं कोई अभी तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि
हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, जाने चाहिए। अदारों से हमारी लड़ाई नहीं, लेकिन ये सवालिया निशान है कि गेटों पे था ही कोई नहीं और वहां तक कोई रुकावट नहीं थी। और इनके जो मकासद थे लंदन में बैठ के मोहसिन नकवी के और शहबाज शरीफ के और जो जत्था गया हुआ था वजीरों का, वो फतेह खान बंदयाल ने हवा में उड़ा दिया, इनका सत्यानाश कर दिया, जीरो कर दिया है। और इमरान खान आज कानून और इंसाफ की वजह से हीरो है। ये इनकी सियासत दफन हो गई है। ये 13 पार्टियां कबर, इनकी कबर खुद गई है। किस मुंह से अवाम में जाएंगे? और ऐसे लोगों को भी सिक्योरिटी दी है जिन्होंने वोट बेचे हैं, जिनकी लिस्ट आने वाली है 2-3 दिन में। ये 35 से 30 से 25 करोड़ रुपए का एक वोट बेचा है और अपने घरों में कहते हैं अब हमें रेंजर्स दो। रेंजर्स को फालतू तो नहीं है कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों के घरों में दी जाए। और अगर मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि अपने शहर में बाहर सुबह जाके नाश्ता कर सकूं या दोपहर ढाबे पे रोटी खा सकूं, तो लानत है मेरी सियासत में, मुझे डूब पड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम के लिए आपने। नाजरीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। कर्नल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल और हवाले से बातचीत करें, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप फरमा रहे थे कि जिस तरह लोग जा रहे थे टूवर्ड्स सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस या जो बिल्डिंग्स थी, जिस तरह कोर कमांडर हाउस या बाकी शहरों के अंदर, तो डिफरेंट लेयर्स के अंदर आप फरमा रहे थे कि सिक्योरिटी होती है जो उसको रोकती है। पुलिस के पास आप बता रहे थे कि बैटन यानी कि वो डंडे होते हैं, और फ़ौज के पास या मिलिट्री के पास जो है वो राइफल्स होती हैं, और रिस्ट्रेंट का खासा मुजाहरा किया गया। प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी देखिए, हम जिस दौर में रह रहे हैं ये पोस्ट ट्रुथ और डीप फेक का दौर है। तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा आपको रियलिटी भी जो है वो बहुत, जब रियलिटी है वो आपको ब्लर नज़र आती है, या आप समझते हैं कि रियलिटी भी ब्लर है और उसको शायद शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो ये नैरेटिव है वो शायद चल पड़ा कि जी वो गेट पे कोई नहीं था। तो अब अगर आर्मी फायर करती उन पे और वो कैजुअलिटीज होती हैं खुदा न खास्ता, तो फिर जाहिर है फिर लोगों ने ये कहना था कि जी आर्मी ने क्यों फायर किया, और आर्मी तो अपने लोगों पे फायर नहीं करती, और आर्मी ने कभी अपने लोगों पे फायर नहीं किया। इसकी मिसालें हिस्टोरिकली भी मौजूद हैं। 74 में भी जब हालात ख़राब होते तब भी हैं, 79 में भी हैं, जब यहाँ पे इवन मार्शल लॉ के दौरान एक ब्रिगेडियर साहब ने ही रिफ्यूज फायर। पीपल नो दिस थिंग। तो अब देखिए ये एक्चुअली ये कहना, अच्छा फिर ये देखिए रात को 2 जो किले हैं हमारे एफसी के इन केपी में, वहां पे रात को अटैक हुआ, मॉब आया और मॉब ने वो तोड़ दिए। फिर आपने नियावाली में देखा कि जो बाहर जहाज लगा हुआ था, जो हमारा एक मॉन्यूमेंट था 65 की वॉर का, जिसने 60 वो एक्चुअली जो दैट एरोप्लेन इटसेल्फ वो एक वॉर हीरो था और उसको मॉन्यूमेंट के तौर पे लगा था, उसको जला दिया गया। फिर उसकी जो दीवार है उसकी तो अभी फुटेज भी मौजूद है कि कई सौ लोग आके दीवार को धक्का दे रहे हैं और वो उसको हटा रहे हैं और गिरा रहे हैं। तो अगर कहीं पे यहाँ पे आगे से रिएक्ट किया जाता और कुछ होता, तो वो तो मैंने आपको बताया कि वेपन सिर्फ राइफल था, तो राइफल होता फिर वो एक बहुत बड़ी एक वो चीज जो थी वो क्रिएट हो जाती और सारा कुछ था। लेकिन देखें, बात देखने की ये है कि इस सारे इसके अंदर सिनेरियो के अंदर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्ट्री भी हुई, हर तरह की विक्ट्री हुई है, लेकिन नुकसान जो है वो किसका हो रहा है? अब देखिए जो नुकसान तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हो रहा है। जो हालात हैं इस वक्त, जैसे खोसा साहब ने भी जिक्र किया, जो इकोनॉमी के हालात हैं, हम डेटा तो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं और बता देते हैं कि जी डॉलर यहाँ चला गया, गुर्बत इतने डिग्री को क्रॉस कर गई और फलाना जो पैरामीटर है वो इस तरह से इम्बैलेंस हो गया। लेकिन इसको करेक्ट किसने करना है? हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके हमने इसको पॉलिटिकल रेटोरिक के अंदर लेके आना है, और फिर पॉलिटिकल डिवाइड, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन पॉलिटिकल डिवाइड के दोनों तरफ हमने इन डेटा के साथ एक दूसरे की पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको प्ले करते रहना है। तो फिर तो ये ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, नुकसान तो स्टेट का हुआ है, नुकसान तो एक मैं तो स्ट्रेट अवे कहूंगा कि आर्मी का जो देखिए एक इमेज था, एक चीज थी, उसको भी एक डैमेज करने की कोशिश की गई है, और वो आप पूरी दुनिया में देख लीजिए। एक सवाल करना चाहता हूँ, मतलब यू हैव बीन डेफिनेटली अ ग्रेट सर्विसमैन, जो मिलिट्री के साथ या जवानों के साथ या ऑफिसर्स के साथ लोगों का मोहब्बत, प्यार, लगाव, उनसियत था,
दैट वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ दैट दे आर आर गार्डियंस। वो हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं, उस सरहदों के रखवाले हैं, वो जागते हैं तो ज़ाहिर है लोग यहाँ पे सुकून की नींद सो सकते हैं। सो लाइकवाइज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जो नज़रियात हैं, हमारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो रिलीजियस हों, वो पॉलिटिकल हों, वो कोई भी हों, सो उसकी भी बाउंड्रीज़ हैं, उसकी भी हुदूद हैं। सो इफ़ समवन ब्रीचेस दैट एक्चुअली बिकम्स अ प्रॉब्लम टू अस। सो आपके ख्याल से जो ये नज़रियात का कस्टोडियन वाला मामला है, जब ये ब्रीच होता है तब लोग इस हद तक जाते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या आपके ख्याल से नो देयर समथिंग एल्स जिसकी वजह से जो है ये जो गैप था बहुत ज़्यादा, या जो रिलेशन था एक बहुत ज़्यादा अच्छा, वो डैमेज हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न? जी, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो एक्चुअली डिप्लोमेट था रशियन, मैं उसको कोट करूंगा, वो बाद में डिफेक्ट करके, आज मैं सुबह भी कहीं पे बात कर रहा था, वो कनाडा चला गया था। उसने इसको डिफाइन किया है कि कोई 10-15 साल लगते हैं जब एक कौम को डीमोरलाइज किया जाता है। उस कौम को ये बताया जाता है कि हम सब लोग करप्ट हैं, हमारे सारी लीडरशिप व्हाटएवर करप्ट है, यहाँ पे देयर इज नो होप और देयर इज नो गुडविल, और वो जो वो फील गुड फैक्टर है उसको डैमेज किया जाता है। आपकी जो ड्रीम है उसको अनवीव किया जाता है, और उसके बाद उस डीमोरलाइजिंग फैक्टर के बाद डिस इंटेंचमेंट का फैक्टर होता है। एक पीरियड होता है विच इज 4-5 years, जिसमें स्टेट के जो इदारे हैं उनको चैलेंज किया जाता है। अच्छा, ये कोई ऐसी कोई किताबी बात नहीं है, ये द सेम थिंग हैज बीन अप्लाइड। आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट की स्टेट्स के अंदर जो एक फिनोमेना था, फिनोमेना तो आया चेंज के नाम पे और एक सॉर्ट ऑफ इनकलाब के नाम पे, लेकिन ना इनकलाब आया ना चेंज आई, लेकिन लोगों, लाखों करोड़ों लोग जो थे वो अपने एक जो सस्टेनेंस लेवल था उससे बहुत नीचे चले गए, और वो स्टेट्स भी ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल लेवल पे चली गई फंक्शनिंग के। सो ये देखिए, ये सारा कुछ एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10-15 सालों में ये बिल्ट हुआ, और एक ऐसी जनरेशन, और उसका जो टूल था सबसे बड़ा वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया के ऊपर अब मुझे कहने दीजिए कि जस्ट हमारे अक्रॉस जो साइबर डिवीजन है हमारे इंडियन आर्मी का, जो कि एजुकेशन कोर को कन्वर्ट करके साइबर डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें कोई 5000 के करीब लोग हैं जिनका सिर्फ टारगेट ही कीबोर्ड पे पाकिस्तान है। डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिससे वो एक जनरेट करते हैं एक नैरेटिव, वो नैरेटिव यहाँ पे आके जो है वो बिल्ट होना शुरू होता है। हर चीज का वो नैरेटिव फौरन जनरेट करते हैं, यहाँ पे बिल्ट होता है, और जो लेनिन की जबान में यूजफुल इडियट्स हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, यही जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस सोशल साइंटिस्ट की, उसने ये कहा कि ऐसी इन लोगों को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तस्वीर दिखा दीजिए, आप कोई प्रूफ दीजिए, आप जिस तरह से भी बता दीजिए, वो अपना वर्जन, इंटरप्रिटेशन अपनी निकाल लेते हैं। सो एक्चुअली द डेविल इज इन द इंटरप्रिटेशन व्हिच एवरीबॉडी इज डूइंग। तो मैं तो इससे बियॉन्ड बात कर रहा हूं कि आप इंटरप्रिटेशन को छोड़िए, बिकॉज इंटरप्रिटेशंस और फर्दर इंटरप्रिटेशन, उसके ऊपर और लीगल इंटरप्रिटेशन, सोशल इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन। सो ये देखें कि स्टेट जो है, जो पाकिस्तान की इस वक्त जो क्राइसिस है पाकिस्तान को, वो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज मैं ये कहूंगा कि देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसमें बहुत स्वे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जहां पे हम आके किसी भी टीवी प्रोग्राम में आप देखें तो कोई भी आ जाए, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी उसकी एकेडमिक या एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड हो, वो दूसरे जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेता है या उसकी बात करता है तो वो बहुत एक्सट्रीम टर्म्स में चला जाता है। तो इट इटसेल्फ स्पीक्स कि हम कितनी एक्सट्रीम्स पे चले गए, कितने रेडिकलाइज हो गए हैं पॉलिटिकली। तो इसको कम करना आई थिंक बहुत जरूरी है। और ये जो अगर ये होता सारा जैसे आप कह रहे थे और एक फायरिंग होती, खुदा ना खास्ता ऐसे होता, तो ये स्टेट जो है वो एक सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर की तरफ चली जाती। अब इसमें जो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती, जो एजेंट की कम्प्लेक्सिटी है, बिहेवियर की कम्प्लेक्सिटी है, वो क्राइसिस कम्प्लेक्सिटी है। शुक्र है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने रिस्ट्रेन किया, और उस रिस्ट्रेन को आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कहने के कि कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं था। अगर चलें यहाँ पे आप कह लें कि गेट के पास कोई मौजूद नहीं था, तो फिर वो जो 15 और जगहों पे अटैक हुआ है वहां पे तो लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी रिस्ट्रेन किया। सो एक्चुअली रिस्ट्रेन की पॉलिसी थी कि कोई नहीं चाहता कि अपनी कोई एस्टेब्लिशमेंट अपनी गाड़ियां जलवा दे, अपना कुछ जलवा दे। रेडियो पेशावर जल गया तो क्या उन्होंने भी उधर भी गेट खोल दिए गए जब एक मॉब आया और मॉब को कोई रोकने वाला नहीं था। बहुत सारी ऐसी जगह जो शोहदा की जो मॉन्यूमेंट्स थे वहां पे भी हुआ। तो जिसको अब आप देखिए कि जो इतने रेडिकलाइज हो गया है कि जिसको अपने शहीदों की यादगारों का एहतराम नहीं है, तो इसका मतलब है कि देयर हैज टू हैव सम चेंज, और कोई प्रोसीजर होना चाहिए
कोई बैठ के सोचना चाहिए उन लोगों को जो ये कल्चरली ये जो नॉर्म्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर सकें, और कोई तरबियत आई थिंक किसी तरीके से होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों की है जो नैरेटिव देते हैं, जो पॉलिटिकल रोटोरिक देते हैं और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, मेरे पास टाइम कम है। मिलिट्री लीडरशिप ISPR इस हवाले से अपने स्टेटमेंट और बयानात या अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुका है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी देयर कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल जिन्होंने ये कुछ किया? जी देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जिन लोगों ने किया, इररिस्पेक्टिव के क्या डिसीजन आया, वो कोसा साहब ने लीगली, मैं तो आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, मैं पूछ रहा हूं कि जो लोगों ने ये अमलाक को नुकसान पहुंचाया इनके खिलाफ। जी मैं अच्छी तरह जी राइट जी देखिए, जो लोगों ने किया वो एक एक्ट ऑफ वायलेंस था, एक्ट ऑफ टेररिज्म था, एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 16, 17, 18, 19 आपको राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ प्रोसेशन, राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन देखें, इस राइट का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो राइट ऑफ असेंबली इज पीसफुल असेंबली, इट्स अ पॉलिटिकल पीसफुल असेंबली। राइट ऑफ असेंबली ये नहीं है कि आप असेंबली करें और कोई चीज तोड़ दें। सो जब आप कोई चीज तोड़ेंगे तो दैट इज वायलेंस, दैट इज क्राइम। व्हाट शुड बी डन? टाइम थोड़ा सा कम है प्रोग्राम का जी, वन लाइन में आप दे सकें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? लॉ के मुताबिक उनको ट्रीट करना चाहिए। दिस शुड बी डन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे कर्नल आबिद लतीफ सिंधु साहब। सर वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हालात हाज़रा से कैपिटल टीवी आपको यूं ही आगाह रखेगा। इस तमाम जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसके हवाले से हमारी कवरेजेस जारी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।